देखिए आज जो पढ़ा जाएगा ना वो का पादप हार्मोन्स क्या है जी। तो देखिए पादप हार्मोन्स को पढ़ा जाएगा। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम जंतु हार्मोन्स पढ़ा दिए पूरा कि कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, सब तो बता दिए। जंतु अगर निकाल दिए हैं तो आप क्या आते हैं पादप। बात है सजीव है ना, सजीव में कौन कौन से आते हैं, एक आता है जंतु और दूसरा का आता है पादप। तो जंतुओं के विकास और वृद्धि और उनकी क्रियाओं के बारे में तो ये पढ़ चुके हैं, लेकिन पादप में भी तो उनकी वृद्धि होती है, विकास होती है। वृद्धि होना और विकास होना अंतर है कि नहीं। वृद्धि करना और विकास करना दोनों ना एक दूसरे के लगता है कि सेम है, लेकिन अर्थ उनके दोनों के अलग होते हैं। वृद्धि जो होता है उनकी लंबाई में वृद्धि करती रहेंगे, और विकास का मतलब उनके जो गुणों में जो होता है उनमें विकास होने चाहिए। तो दो तरह के आते हैं, यानी जंतु हार्मोन्स तो हमने बता दिए पूरी तरह से कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स एक संदेशवाहक पदार्थ होता है। हार्मोन जो होता है एक संदेशवाहक पदार्थ है जो क्या करता है, जो मानव शरीर में जाता है तो उनके कार्यों को संपन्न करता है। बिना हार्मोन्स का तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। उसी तरह पादप भी जो होते हैं ना, इनमें भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, और बिना हार्मोन्स का कोई कार्य ये भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको गुस्सा होना है तो हार्मोन्स रिलीज करता है, और थोड़ी ही देर में रहता है। हार्मोन्स ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, थोड़ा देर रहेगा, उतने में ही उथल पुथल कर डालता है, उतने में ही उथल पुथल कर कर खत्म कर देता है। जैसे हंसी भी आती है तो वो हार्मोन्स रिलीज होता है, तो कितने देर के लिए हंसेंगे, कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट कोई नहीं हंस पाएगा। 1 सेकंड हंसेंगे तो सब कहेंगे चियारत है, यही ना होगा। हंसेंगे दांत दिखा देंगे बस हो गया। गुस्सा भी होंगे तो थोड़ी देर के लिए, फिर वो हार्मोन्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी कोई भी अगर ये हार्मोन जो होते हैं थोड़ी सी मात्रा में क्या करते हैं, सभी कामों को संपन्न कर देते हैं। तो उसी तरह पादप जो हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन शब्द का जो प्रयोग हुआ था तो सर्वप्रथम कौन किया था, तो स्टर्लिंग ने। कब किया था, 1905 में। स्टर्लिंग ने 1905 में किसका नाम शब्द दिया था, तो हार्मोन शब्द का। पादप हार्मोन्स विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों से क्या है, मिलकर बने होते हैं। ये जटिल हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने थे, जो पादपों में वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे हम लोगों के भी शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं तो उनमें वृद्धि और विकास करते हैं। कई हार्मोन्स से जो पिछले वीडियो में हो गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पादप के ही बारे में बताएंगे, न कि जंतु के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं तो किसके लिए, तो या तो विकास करेगा या फिर ग्रोथ करेगा, है ना, दोनों के लिए है। वही जो पादप हार्मोन कहलाते हैं किसमें, तो इसको देखा जा सकता है कि वे विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि एवं विकास को क्या कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। यानी उनके विकास और वृद्धि अगर ये सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो पौधे का लंबाई नहीं बढ़ेगी, या तो हो सकता है कि ग्रोथ वाला अगर जो है कि उसके जो हार्मोन्स अगर रिलीज नहीं होंगे तो हो सकता है कि उसके विकास में रुक जाए या तो उसकी वृद्धि रुक जाए। ऐसे भी तो हार्मोन्स हैं। तो एक एक हार्मोन्स को जानते हैं, कर कर पढ़ा जाएगा। जैसे जंतु हार्मोन्स में एक एक कर कर पढ़ा गया, इसमें भी पादपों के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके कार्य, उनके फंक्शन, उनको बढ़ाने का जो स्रोत है, सब क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो देखिए इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी उनमें क्या करते हैं, वृद्धि नियामक हार्मोन्स। सामान्यतया ये पादप की जड़ या तनों के शीर्ष से स्रावित होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, या तो उनके जड़ में होंगे या फिर तनों के यानी तना में। यही दो जगह हार्मोन्स निकलते हैं, दो ही होते हैं। पत्तियों से तो कोई मतलब है नहीं, है तो वो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम कौन कौन से करते हैं, जड़ होंगे या फिर तना होंगे। तनों के शीर्ष से क्या करते हैं, ये स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यानी पेड़ पौधों का जो जैविक क्रिया है, जो नेचुरल जिंदगी होती है पेड़ पौधों का, उसका ये क्या करते हैं, नियंत्रण कर देते हैं। समझ रहे हैं, जैविक क्रिया जैसे हम लोगों का होता है लाइफ प्रोसेस होता है ना, हम लोग भी प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग ठहरे बायो,
बायो के स्टूडेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से जानते हैं। एक एक प्रोसेस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर एक प्रोसेस अगर गायब हुआ तो पता चलेगा सिस्टम हिल गया। नहीं होता है कि पहले पहले हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र, होता है ना, तंत्र मतलब सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके बाद आता है श्वसन तंत्र। तो उसी तरह ये भी है कि हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में जो है कौन सा है, पादप हार्मोन्स। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन, पादप हार्मोन्स की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये जड़, तना एवं कलिका के शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिटिजम में बनते हैं। यानी किसमें, जड़ होगा, तना होगा या फिर कला, कली, कली जानते हैं ना, उसके सबसे ऊपरी भाग में, कली के शीर्षस्थ भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी यहीं से ये निकलते हैं तथा वृद्धि का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। कुछ पेड़ देखिए लाखों साल, हजारों साल खड़े रहते हैं, और कुछ होते हैं कि लगाएं 10 साल 15 साल के बाद ढह गए, आंधी आई तो ढह गए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूकंप आ जाती है फिर भी वो क्या होते हैं, उसी तरह खड़े के खड़े, आंधी तूफान भूकंप सुनामी सब आ जाता है फिर भी वो एक चट्टान की तरह क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे बरगद का पेड़, बरगद हुआ, पीपल हुआ, ये सब का पेड़ देखिए जल्दी ढहता नहीं है, लेकिन ये इतने साल रहते हैं, सालों साल, लंबे लंबे होते हैं, होता है ना। नारियल का पेड़ का देखिए कोई तना नहीं होता, उतना लंबा रहता है। तो कुछ तो होता होगा उसमें, हार्मोन्स होते होंगे, कार्य उनके अलग अलग, तो सबके क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावी हो जाते हैं। हार्मोन्स अभी जो होता है ना, थोड़ी सी ही मात्रा होती है और पूरे शरीर का सिस्टम को क्या कर देती है, प्रभाव डाल देती है। ज़्यादा नहीं निकलता है हार्मोन्स, ब्लड से बस ब्लड में जाता है। जैसे जंतु हार्मोन्स में क्या होते हैं कि ब्लड में बस थोड़ी सी ही मात्रा जाती है, तब तक क्या करता है वो अपना कार्य संपन्न कर देता है, फिर तुरंत एक्टिव होगा और तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाते हैं। कार्य करने के बाद तुरंत नष्ट हो जाएंगे। जैसे मन किया किसी को मारने का, तो हम मारेंगे तो क्या उसको जिंदगी भर थोड़ी मारेंगे। जब तक मन किया, जब तक वो हार्मोन्स रिलीज हुआ, तब तक उससे झगड़ा कर लिए, इसके बाद शांत हो गया। इसलिए नहीं देखे हैं लड़ाई झगड़ा होता है, आप लोग के ये होंगे, लड़ाई झगड़ा सबसे होता है, तो थोड़ी देर बहस होता है, मारपीट सब हो जाता है, फिर घर पर आते हैं, कुछ लोग समझा देते हैं, तब उस समय वो हार्मोन्स रिलीज जब हुआ था तो वो तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, घर वाले समझा दिए, तब उससे उसमें सेंसिटिव वाला आ गया, सेंसिटिव हार्मोन्स आ गया, जिसकी वजह से अब उस पर दया आने लगती है, कहीं हमको झगड़ा किए हैं, नहीं करना चाहिए, सब कुछ आता है उसमें। तो ये थोड़ी देर के लिए ही बस श्रावित होते हैं, लेकिन उतने में ही पूरा उथल पुथल कर डालते हैं। और ये क्या होते हैं, सामान्य से कम या अधिक मात्रा में होने पर इन पर क्या हो जाते हैं, दुष्प्रभाव पड़ जाता है। जैसे सामान्य से अगर अधिक अगर हो गया तो क्या होगा, इनके पादप क्रियाओं का क्या हो जाता है, विपरीत असर हो जाता है। जिससे अगर ज़्यादा हो गया तो पता चला कि हमको जितना चाह रहा था उससे उम्मीद से कहीं उसको बिगाड़ न दें। जैसे मूली का नाम सुने होंगे, मूली की एक सामान्य साइज होती है तो वो कहा जाता है कि ठीक है, लेकिन कोई देखिए कोई फल होते हैं बड़ा बड़ा हो जाते हैं, अब कुछ होते हैं कि सामान्य अवस्था में ही रहते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। होता है जैसे गोभी, ठंडी की सीजन चल रही है तो कुछ गोभी इतना बड़ा बड़ा आ जाता है, कुछ होते हैं तो बड़ा वाला कोई लेना नहीं चाहता है। बड़ा लेने का मतलब एक बार काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो एक सामान्य लेते हैं ना। तो इसका अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया या चाहे कम हो गया तो इस पर पादपों पर क्या हो जाते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ जाते हैं। जैसे भी बताए थे कि जंतु हार्मोन्स में अगर ज़्यादा हार्मोन्स अगर हो गया रिलीज तब भी नुकसान है, और कम होगा तब भी नुकसान है, होता है ना। तो ये पादप हार्मोन्स थे। तो समझ में आया क्या कि इसकी परिभाषा और इसके विशेषता। अब क्या पढ़ा जाएगा, पादप हार्मोन्सों का वर्गीकरण, यानी कितने भागों में पादप हार्मोन्स बटे हुए हैं, एक एक का क्या किया जाएगा, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, उनके कार्य कहाँ पाए जाते हैं, उनके कमी से क्या होगा, ज़्यादा से कौन सा क्या होगा पादपों पर, सब देखा जाएगा ना। तो देखा जाए ना, देखिए पादप हार्मोन्स के बारे में तो हो गया, आपका पढ़ा जाएगा पादप हार्मोन्स के प्रकार। एग्जाम में ये अलग अलग टॉपिक आता है टिप्पणी लिखने के लिए, जितने भी पादप हार्मोन्स है उसकी टिप्पणी आती है। जिसमें पहला आता है ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये कोशिका दीर्घन यानी कोशिका की वृद्धि में
और क्या करते हैं, कोशिका भिन्नन यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है कोशिका की वृद्धि और कोशिका विभाजन को क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन जो होता है फलों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। जैसे फल जो होते हैं तो पहले छोटे छोटे होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन बढ़ाता है। और ऑक्सिन जो होते हैं प्रकाश तथा गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण जो नीचे होते हैं, यानी प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। अनुक्रिया का मतलब क्या होगा, माने पौधे जो अपना काम करना चाहते हैं उसी के अनुसार वो अपना काम कर सके, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन बना है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स। और ऑक्सिन हार्मोन्स किसमें निर्माण करता है, तने और जड़ों के शीर्ष पर होता है। जड़ों यानी जड़ के जो शीर्ष होते हैं, तो इनके शीर्ष पर जब होगा तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जमीन के नीचे बढ़ने का काम कौन करता है, पौधों को। तो ऑक्सिन हार्मोन्स और तनों को ही बढ़ने में इसी का काम होता है, यानी तना और जड़ को बढ़ने का काम ऑक्सिन हार्मोन्स करता है, जिसके कारण इसके संश्लेषित ऑक्सिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कृषि तथा बागवानी में। यानी जितने भी एग्रीकल्चर और बागवानी होता है उसके लिए कौन काम करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स का रोग करते हैं। एग्रीकल्चर वाले जितने होते हैं कृषि वैज्ञानिक, तो ऑक्सिन हार्मोन्स का इसका ज़्यादा करते हैं कहाँ पर, कृषि के लिए और बागवानी के लिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑक्सिन जो हार्मोन्स है किसमें पाया गया है, जड़ों में व तनों में, दोनों जगह ये पाया जाता है, क्योंकि दोनों की वृद्धि जरूरत है। जड़ की भी वृद्धि होनी चाहिए, नहीं होगा तो पेड़, थोड़ी सी हवा आएगी तो ढह जाएगा, अगर जमीन में रहेगा तो अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, मजबूती से पकड़ा रहता है। इसके बाद आता है जिबरेलिन्स, ये तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है। जिबरेलिन्स ये ऑक्सिन की उपस्थिति में, ये अकेले काम नहीं करता है, ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका दीर्घन तथा कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। यानी जब ऑक्सिन और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोशिका की वृद्धि करते हैं और कोशिका का विभाजन भी करते हैं। बिना विभाजन का कोई काम होगा कोशिका के, नहीं होगा। कोई भी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे, ये तनु में वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में ये तनु में क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जिब्रेलिन्स बीजों तथा कलियों की सुप्ता अवस्था तोड़ने में सहायक होता है। बीज जो होते हैं, बीज होते हैं सूखे रहते हैं, अच्छा है, कली जो होती है, कली होती है ना, कली कोई भी पौधे का कली देखिए तो एकदम पूरी तरह से हरे रंग से होती है, पूरी तरह ढकी रहती है, तो उनको खुलने में ये कौन क्या करता है, सहायता करता है, जिब्रेलिन्स। यानी जो कली अवस्था है उसको फूल में बदलने का काम जिब्रेलिन्स का है। और जो बीज होते हैं उसके भी क्या होते हैं, सुप्ता अवस्था को तोड़ देता है। जिब्रेलिन्स मुख्यतः प्ररोह विस्तार में भाग लेते हैं, यानी जो बढ़ने वाली क्रिया होती है, जैसे तना है ना बढ़ता रहता है, तो उसमें जिब्रेलिन्स का काम आता है। यानी ये भी क्या करता है, उसको प्रेरित करता रहता है। और एक आता है साइटोकाइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तो लगभग 3 साल 4 साल से लगातार पूछते आ रहे हैं। ये पौधों में कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, कौन, साइटोकाइनिन। सब करते हैं, ये सब दोनों जो है आपस में मिलकर करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, मुख्यतः पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है। ये बीज तथा फलों की, अब देखिए ये क्या करता था, बीज तथा कलियों की, और ये क्या करता है, बीज तथा फलों की सुप्ता अवस्था को तोड़ने में। जो फल होते हैं तो उसको क्या करता है, जैसे एकदम कच्चे हैं तो उनको पूरी तरह से मैच्योर करने के लिए काम करता है। ये पत्तियों की जरा अवस्था को विलंबित करता है। जो पत्ती जरा अवस्था में होती है यानी सूखने की अवस्था में होती है, उनको विलंबित कर देता है, यानी उसको हरे करने का काम करता है। साइटोकाइनिन स्टोमेटा को खुलने को प्रेरित करता है, यानी रंध्र जिसको बोलते हैं, पत्ती में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अवशोषित करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, यानी रंध्र। रंध्र को खुलने को प्रेरित करता है। ये फलों की क्या करता है, वृद्धि को भी, ये जो फल छोटे छोटे लगे रहते हैं तो उनको भी वृद्धि करने में इनकी सहायता प्रदान करता है। यानी ये 3 हो गए, और 2 हार्मोन्स हैं उसको भी देख लिया जाए।
अगला कौन सा है? एस्बेसिक अम्ल, जिसको बोलते हैं ABA। इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में ना, एस्बेसिक अम्ल का चाहे ABA का फुल फॉर्म भी पूछता है। ये क्या करता है? यह बीजों तथा पत्तियों की सुप्ता अवस्था प्रेरित करता है। जो बीज और पत्तियां होती हैं उनकी सुप्ता अवस्था है, यानी जो एकदम सुप्त अवस्था क्या होती है, जिसे कहा जाता है कि जीर्ण अवस्था। अब वो भी नहीं होगा जीर्ण अवस्था, यानी ये जो होता है सुप्ता अवस्था का मतलब क्या उसको बोला जाता है, और जिसे एकदम सूख जाते हैं, सूखने की क्रिया जैसे रहते हैं, तो उसको प्रेरित करता है। अतः वृद्धि अवरोधित करता है, उनकी वृद्धि को भी क्या करता है? अवरोधित करता है। यह स्टोमेटा बंद होने को भी क्या कर देता है? प्रेरित करता है। यानी स्टोमेटा जो होता है खुला रहता है तो प्रकाश संश्लेषण करता है, और जब ये बंद हो जाएगा तो नहीं करेगा। अतः पत्तियों के मुरझाने का प्रभाव करता है, यानी जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं, अर्थात सुप्ता अवस्था में चली जाती हैं। यानी मुरझाने की अवस्था को ही सुप्ता अवस्था कहते हैं। नहीं होता है कि मन जब दुखी रहता है तो चेहरा भी सुप्ता अवस्था में चला जाता है एकदम। कोई कहता है कि फोटो खिंचवाने जाते हैं हम लोग तो कहते हैं स्माइल, तो स्माइल करते हैं, अगर अपने से करेंगे तो जैसे लगता है कोई ज़बरदस्ती खींच रहा है। इसीलिए फोटो वोटो जब खिंचवाने जाइए ना तो मन में कुछ ऐसा आनंदित, मन में कुछ खोचिए कि बस ऐसे खड़े हो जाएंगे ना तो मन में एकदम लगेगा फोटो बहुत खिला खिला आता है। और वही अगर दुखी रहता है तो जबरदस्ती ऐसे किए रहते हैं, जैसा लगता है कि कोई खींच रहा है, होता है एक जबरदस्ती, तो वही सुप्ता अवस्था है। तो वो और या पत्तियों के गिरने को, यानी जब पत्तियों को क्या करता है, जब छिड़काव कर दिया जाता है एस्बेसिक अम्ल का, तो पत्तियों को गिरने में यानी मुरझाने में ये काम करता है। क्योंकि पत्तियां गिरेगी नहीं तो नई पत्तियां आएंगी कैसे? होता है ना, सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। उतार आएगा तो एक न एक दिन चढ़ाव जरूर आएगा। यानी पत्तियां जब गिरेंगी तो एक दिन जरूर क्या होंगी? नई नई पत्तियां आएंगी। तो वही इसी तरह आता है एथिलीन। एथिलीन का जो काम आता है, सबसे बड़ा जो काम है यह फलों को पकाने में। आजकल जितने भी होते हैं कि जो कच्चे फल ले आ रहे हैं, आम हुआ, सेब हुआ, तो ये सब कच्चे अमरूद हुआ, ये सब ले आ रहे हैं ना, उस पर क्या कर दे रहे हैं? एथिलीन का छिड़काव कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो कच्चे फल हैं वो पक जा रहे हैं। तो वो एथिलीन का ही उपयोग हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग हो रहा है आर्टिफिशियल से, कि इनको क्या किया जाता है? फलों को पका देते हैं। सबसे ज़्यादा एथिलीन का ही काम हो रहा है। उसमें भी आम में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है पकाने में। तो ये क्या करता है? यह फलों की वृद्धि तथा पकने को प्रेरित करता है। जैसे फल ओल है तो या तो उनको वृद्धि कर देगा और साथ में उसको क्या कर देगा? पका भी देता है। जैसे स्टोर में लिया कर नहीं रख देते हैं, कहते हैं कि स्टोर का है, तो उसी में ले आकर एथिलीन उसमें छिड़काव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से समय से पहले वो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। यह बीजों तथा फलों की प्रसुप्ता अवस्था तोड़ने में भी, ये जो बीज होते हैं चाहे फल होते हैं, वो जो सुप्ता अवस्था में है यानी उनको पकने में क्या कर देते हैं? सहायता करते हैं। यह पत्तियों, फूलों तथा फलों में पृथककरण यानी विलगन परत निर्माण करते हैं। यानी इनको झरने में भी क्या कर देते हैं? पृथक करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। पत्तियों, फूलों तथा फलों में पृथककरण परत यानी विलगन परत का निर्माण कर देते हैं, यानी अलग अलग करने का प्रेरित कर देते हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछता है वो विकल्पी में भी कि फलों को पकने में कौन सा हार्मोन्स काम करता है, तो 4 हार्मोन्स देता है। 4 हार्मोन्स में से एथिलीन जो होता है फलों को पकने में सबसे ज़्यादा काम करता है। इस तरह पादप हार्मोन्स थे, उनको क्या बता दिए? पादप हार्मोन्स के बारे में और इनके प्रकार के बारे में। हम क्या किए हैं पीछे वाले वीडियो में हम जंतु हार्मोन्स पढ़ा दिए हैं। यानी आज हम जंतु हार्मोन्स पढ़े और इसके बाद पादप हार्मोन्स भी क्या किए? बता दिए। इस तरह से हार्मोन्स दोनों यानी पौधों का भी और जंतुओं का हार्मोन्स खत्म। हाँ,